दीदी, मैं आपके आने का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रही थी। माया ने समीधा से कहा। तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? समीधा ने आश्चर्य से पूछा। दीदी, आप इस हॉस्टल की वार्डन है ना, और यहाँ आने वाले सभी बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए बच्चे आपकी सभी बातें मानते हैं। दीदी, 3 दिन पहले एक 8-9 साल की बहुत प्यारी बच्ची इस हॉस्टल में आई है। वो बहुत उदास रहती है। उसने 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैंने बहुत कोशिश की पर उसके चेहरे की उदासी खत्म नहीं हुई। मैं इसलिए आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप ही उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। माया ने अपनी बात स्पष्ट की। कब आई वो बच्ची? समीधा ने पूछा। आज 3 दिन हो गया दीदी। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। जब वो जाने लगे तो बच्ची बहुत रो रही थी। वो यहाँ हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती थी, पर उसके पापा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। वो मासूम बच्ची डांट खाकर चुप हो गई। दीदी, मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो उसका पिता नहीं, कोई अनजान व्यक्ति हो। माया ने समीधा से बताया। चलो, मैं उस बच्ची के पास चलती हूँ, समीधा ने कहा, और वो माया के साथ उस बच्ची से मिलने चल दी। समीधा जब उस बच्ची के रूम में पहुंची तो वो चुपचाप अपनी किताब गोद में रखकर सुनने में कुछ खोज रही थी। समीधा को देखकर उस लड़की की रूम पार्टनर खुश होकर बोली, मैडम आप कब आई? समीधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अपनी रूम पार्टनर की बात सुनकर उस बच्ची ने चौंक कर उधर देखा जहाँ समीधा खड़ी थी। समीधा मुस्कुराते हुए उस बच्ची के पास आई और उसके पास बैठकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उस बच्ची ने धीरे से कहा, खुशी। समीधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम किसने रखा है? समीधा ने फिर पूछा। समीधा की बात सुनकर उस बच्ची के चेहरे पर उदासी छा गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मा ने। क्या तुम्हें अपनी मम्मा की याद आ रही है? समीधा ने धीरे से कहा। फिर रुककर पूछा, मम्मा से फ़ोन पर बात करोगी? समीधा ने बहुत प्यार से पूछा। समीधा की बात सुनकर खुशी ने कहा, मैं अपनी मम्मा से फ़ोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मा भगवान के घर चली गई है। ये कहते हुए खुशी की आंखों में आंसू गिरने लगे। खुशी की बात सुनकर समीधा के साथ माया के चेहरे पर दुख की लकीरें दिखाई देने लगी। समीधा ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, खुशी बेटा, क्या आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी? समीधा की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर पहली मुस्कान फैल गई। हाँ मैडम, मेरी माँ बहुत ही सुंदर और अच्छी थी। वो सभी के साथ बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे घर में एक काकी अम्मा काम करती थी। वो मेरी मम्मा को देवी कहती थी। एक दिन मैंने काकी अम्मा से पूछा, आप मम्मा को देवी क्यों कहती है? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मा सभी की मदद करती है, इसलिए मैं उन्हें देवी कहती हूँ। खुशी ने खुश होकर समीधा को बताया। पर पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वो बहुत बीमार रहने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन वो रात में सोई, फिर सुबह उठी ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत उठाया पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी काकी अम्मा ने कहा कि तेरी मम्मा भगवान के पास चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। खुशी ने उदास होकर कहा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। समीधा भी खुशी की बात सुनकर उदास हो गई और उसने खुशी का ध्यान अलग हटाने के लिए दूसरी बात करने लगी। खुशी, तुम्हारी काकी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेता है। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे पास है, तुम उनके बारे में कुछ बताओ। पापा अच्छे नहीं है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। पहले जब मम्मा बीमार नहीं थी तो वो मुझसे और मम्मा से बहुत प्यार करते थे, पर जब से मम्मा बीमार हुई वो मम्मा से गुस्सा करते थे। मम्मा बहुत रोती थी। मम्मा को देखने जो डॉक्टर आंटी आती थी, पापा उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, पर मम्मा पर गुस्सा होते थे। मैडम, काकी अम्मा ने मुझे बताया कि पापा उनको मेरी नई मम्मा बनाने वाले हैं। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया है। खुशी ने बहुत दुखी होकर ये बात बताई। खुशी की बातें सुनकर समीधा को खुशी के पापा से नफरत सी हो गई। तभी खुशी ने कहा, मैडम, आप मेरी मम्मा की फ़ोटो देखेंगी? समीधा जैसे सोते से जाग गई। उसने कहा, हाँ ज़रूर, मुझे दिखाओ।
मैं भी देखूं कि मेरी गुड़िया जैसी खुशी की अम्मा कैसी है। खुशी ने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली और समीधा को दिखाते हुए कहा, मैडम ये मेरी मम्मा है, ये मैं हूँ और ये मेरे पापा है। खुशी के पापा की तस्वीर देखकर समीधा चौंक गई। जिस व्यक्ति को उसने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था, वो आज हकीकत बनके उसके सामने एक बार फिर खड़ा हो गया था। मैडम देखिए मेरी मम्मा कितनी सुंदर है, खुशी ने खुश होकर समीधा से कहा। समीधा को खुशी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो अतीत के गलियारों में दौड़ने लगी। तभी खुशी ने समीधा को हिलाते हुए कहा, मैडम आप कहाँ खो गई? समीधा ने खुद को संयत करते हुए कहा, कहीं नहीं खुशी, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आकर इन तस्वीरों को देखूंगी। इतना कहकर समीधा जल्दी से खुशी के कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीधा को अचानक वहां से जाता हुआ देखकर माया को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो समीधा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि समीधा के लिए बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। माया को समीधा का वहां से जाना कुछ अजीब लगा, पर वो कुछ समझ नहीं सकी। फिर उसने लंबी सांस ली, वो भी वहां से चली गई। समीधा अपने कमरे में चली गई। आज रविवार था, इसलिए उसे ऑफिस में बैठना भी जरूरी नहीं था। समीधा ने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे वो दौड़कर आई हो। शेखर, शेखर, ये नाम समीधा के दिमाग में गूंजने लगा। हाँ, यही व्यक्ति तो था जो कभी उससे प्यार का दावा करता था, जिसको आज उसने तस्वीर में देखा है। समीधा आज से 10 साल पिछले अतीत में चली गई। समीधा जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी सहेली मधु उसके पास आकर बोली, आज देर क्यों हो गई आने में? क्या करूं, ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। समीधा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे आने में देर हुई, पर तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? समीधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या करूं समीधा मैडम, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मधु ने छेड़ते हुए कहा। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी मधु ने कोहनी मारते हुए समीधा से कहा, तेरा आशिक इधर ही आ रहा है। समीधा ने देखा शेखर उसके पास आ रहा था। शेखर को देखकर मधु ने कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मधु ने हंसते हुए देखा और वहाँ से चली गई। समीधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, शेखर ने गंभीर मुद्रा में कहा। समीधा ने देखा कि शेखर के चेहरे पर आज मुस्कान की जगह उदासी छाई हुई है। क्या बात है शेखर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? समीधा ने शेखर को देखकर पूछा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, वहीं बैठकर तुम्हें बताऊंगा, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों शिव मंदिर के कैंपस में बैठे हुए थे। ये शिव मंदिर शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था, जहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होती थी, इसलिए समीधा और शेखर अक्सर यहाँ आ जाते थे। अब बताओ शेखर, क्या बात है? समीधा ने शेखर का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछा। शेखर सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे घबराहट हो रही है, समीधा ने परेशान होकर पूछा। समीधा, पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है, शेखर ने अपनी नज़रें झुकाकर जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समीधा ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपने पापा से बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? समीधा ने दूसरा सवाल किया। बताया था, पर वो तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी दोस्त की बेटी से मेरा विवाह करने का फैसला किया है। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो आत्महत्या कर लेंगे, शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समीधा की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। शेखर ने कहा, समीधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शादी किसी से भी करूँ, पर प्यार हमेशा तुमसे ही करता रहूँगा। समीधा, अगर तुम तैयार हो तो मैं आज अभी यही मंदिर में तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन क्या तुम्हारे पापा मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगे? समीधा ने उदास लहजे में पूछा। नहीं, पापा तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं स्वीकार करेंगे, और मैं पापा की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता समीधा, शेखर ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, समीधा ने धड़कते दिल से पूछा। समीधा, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी,
क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जो कहते हैं वो करते भी है, इसलिए मैं अपने पापा को खो नहीं सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं बाद में तुमसे भी शादी कर लूँगा। शेखर ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए जवाब दिया। समीधा ने आश्चर्य और गुस्से में शेखर को देखते हुए कहा, शेखर, तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हो, जो कानून और समाज दोनों की नज़रों में नाजायज़ है। तुम्हारी नज़रों में मेरी ये हैसियत है। कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पत्नी का अधिकार दूंगा, अलग घर लेकर दूंगा, जहाँ तुम रानी बनकर रहना। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर पापा की धमकी के कारण मजबूर हूँ। मैं अपने पापा की मौत का इल्ज़ाम अपने सिर नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम्हें दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। समीधा, मेरा विश्वास करो। शेखर ने समीधा का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा, नहीं शेखर, मैं तुमसे छुपकर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ इस तरह शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। जिस तरह तुम्हें अपने पापा प्यारे हैं, उसी तरह मेरी माँ मुझे प्यारी है। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, समीधा ने कहा और वहाँ से चली गई। मधु से उसे पता चला कि शेखर ने शादी कर ली। मधु ने ही बताया कि उसने उस लड़की से शादी इसलिए की थी कि वो बहुत सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके पिता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। मधु ने समीधा से कहा था कि शेखर तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर की चाहत रखता था और तुमने उसे प्यार समझने की भूल की। पर समीधा ने कभी भी मधु की बातों पर विश्वास नहीं किया। उस शहर में समीधा का मन नहीं लगा, उसे शेखर की याद आती रहती थी, इसलिए उसने उत्तराखंड के एक शहर में वार्डन की नौकरी कर ली। तब से वो यहीं बच्चों के बीच रहकर अपनी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर रही थी। उसने आज तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो अभी तक शेखर को भूल नहीं सकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समीधा अतीत से वर्तमान में लौट आई। समीधा ने दरवाजा खोला तो सामने माया खड़ी हुई थी। दीदी, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है, माया ने कहा। चलो मैं आ रही हूँ, समीधा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद समीधा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी। समीधा, परसों जो लड़की खुशी इस हॉस्टल में आई है, उसके पापा कल आ रहे हैं। वो बहुत बड़े उद्योगपति है, हमारे स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, प्रिंसिपल मैडम ने समीधा को समझाते हुए कहा। ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, समीधा ने धीरे से कहा और वहाँ से चली गई। उसे प्रिंसिपल मैडम की बात अच्छी नहीं लगी, पर उसे नौकरी करनी थी, इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। दूसरे दिन समीधा ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी माया ने आकर बताया कि खुशी के पापा आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको अंदर भेज दो, समीधा ने कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो सोच रही थी कि वो शेखर का सामना कैसे करेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसे वो प्यार करती थी, जिसने उसे धोखा दिया, वो आज फिर उसके सामने आ रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, समीधा ने कहा। शेखर जैसे ही अंदर आया, सामने समीधा को देखकर चौंक गया। समीधा, तुम यहाँ की वार्डन हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या, मिस्टर शेखर? समीधा ने उल्टा सवाल कर दिया। समीधा की बात सुनकर शेखर सकपका गया। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। तुम यहाँ की वार्डन हो, मैं ये नहीं जानता था, शेखर ने अपनापन दिखाते हुए कहा। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मिस्टर शेखर? समीधा ने रुखाई से पूछा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके लिए मैं अतिरिक्त फीस देने को तैयार हूँ, शेखर ने गर्व से जवाब दिया। तब तो आपको उसे अपने साथ घर में रखना चाहिए, समीधा ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। शेखर समीधा की बात सुनकर सकपका गया, फिर स्वयं को संभालते हुए बोला। मैं शादी करने जा रहा हूँ। खुशी ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, वो इंदु को अपनी माँ का स्थान नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो इंदु से दूर रहे। वो जब समझदार हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी कि मैंने उसे यहाँ हॉस्टल में क्यों रखा था, शेखर ने बेशर्म बनते हुए जवाब दिया। मिस्टर शेखर, आप कैसे बाप और पति है,
जो अपनी बेटी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्यार का अपमान भी। अभी 2 महीने पहले खुशी ने अपनी माँ को और आपने अपनी पत्नी को खोया है। उसे कुछ समय तो देते कि वो अपनी माँ को भूल सके, उसके बाद शादी करते। समीधा ने नफरत से कहा। मैडम समीधा जी, खुशी ने जरूर अभी 2 महीने पहले अपनी माँ को खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया था, क्योंकि वो पत्नी के फर्ज निभाने लायक नहीं थी। हर समय बीमार रहती थी। मुझे भी पत्नी का सुख चाहिए, इसलिए मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। शेखर ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शेखर की बात सुनकर समीधा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गई, उसके सामने जो शख्स बैठा है, क्या वो वही व्यक्ति है जो उसे प्यार करने का दम भरता था? उसके सामने बैठा व्यक्ति वासना का पुजारी है। ये तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, ये तो औरतों के शरीर से प्यार करता है। चलो अच्छा हुआ कि आज इस व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा उतर गया, नहीं तो वो जीवन भर इस मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा पहचान ना पाती। समीधा शेखर की बात सुनकर उसे घृणा से देखते हुए बोली, मिस्टर शेखर, आप यहाँ से जा सकते हैं। आज के बाद आपको भी जो भी बात करनी हो वो प्रिंसिपल मैडम से कीजिएगा, मुझसे नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा निर्णय बहुत सही था। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई भूल नहीं की थी। समीधा की नफरत भरी निगाहों को देखकर शेखर वहां बैठा नहीं रह सका। वो ऑफिस से बाहर निकल गया। शेखर के जाते ही समीधा ने लंबी सांस ली। जब तक शेखर उसके सामने बैठा था, उसका दम घुट रहा था। उसकी बेशर्मी और ढिठाई देखकर समीधा अवाक रह गई थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो कितने घृणित इंसान को अब तक अपने मन मंदिर में बिठाए हुए थी। जिस आदमी की परछाई से भी आज उसे घिन महसूस हो रही थी, वो आज तक उस आदमी को पिता के प्यार के कारण मजबूर समझ रही थी और उसे प्यार का देवता मानकर उसकी पूजा करती रही। जो आदमी किसी की नफरत के काबिल भी ना हो, उसे कोई प्यार कैसे कर सकता है? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं लोहे को हीरा समझकर अब तक संभाल कर रखे हुए थी? समीधा को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। समीधा के मन में तूफान उठ रहा था। वो सोच सोच कर घुट रही थी कि जब मैं शेखर के इस व्यवहार को देखकर इतनी परेशान हो गई, तो वह नन्ही सी बच्ची कैसे अपनी माँ के स्थान पर किसी और औरत को बर्दाश्त कर पाएगी? शेखर अपने स्वार्थ और वासना में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी बेटी की खुशियों की भी कोई परवाह नहीं रही। अभी तो खुशी छोटी है, ज़्यादा कुछ नहीं समझ रही है, पर कल को वो बड़ी होगी तो क्या सोचेगी? उसके मन में अपने पिता के लिए कितनी नफरत की भावनाएं जन्म लेगी। पर शेखर जैसे व्यक्ति के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। वो तो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। ऐसे वासना के पुजारी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? समीधा ने यही सोचते हुए एक शर्त भरी लंबी सांस ली। तभी माया ऑफिस में आई और आते ही रहस्यमयी आवाज में बोली, दीदी, आपको पता है अभी प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ? अरे माया, जब मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस की बात कैसे पता चलेगी? मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अब तू ही बता दे वहाँ क्या हुआ है, वरना तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। समीधा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी, वो जो अमीर आदमी आया हुआ है ना? फिर कुछ सोचकर कहा, अरे दीदी, वही खुशी बिटिया का बाप। वो प्रिंसिपल सर से कह रहा था कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मेरे यहाँ जल्दी जल्दी आने से खुशी यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको खुशी के विषय में जो भी जानकारी देनी होगी फ़ोन पर दे दीजिएगा। मैं अगले हफ्ते विवाह करके हनीमून के लिए यूरोप जा रहा हूँ। वहाँ से 2 महीने बाद लौटूंगा, तभी मैं अपनी नई पत्नी के साथ यहाँ खुशी से मिलने आऊँगा। दीदी, क्या कोई बाप इतना निष्ठुर हो सकता है कि वो अपनी 8 साल की बच्ची को हॉस्टल में छोड़कर विदेश हनीमून मनाने जाए? माया ने मुंह बनाते हुए गुस्से में पूछा। इन अमीर लोगों के दिलों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इनके अपने सुख के आगे सब बेकार है। अच्छा ये बताओ, वो आदमी अपनी बेटी से मिला? समीधा ने शेखर के विषय में पूछा। नहीं दीदी, वो प्रिंसिपल साहब से मिलकर चला गया, अपनी बेटी से मिलने नहीं गया, और बेटी को पता ही नहीं चला कि उसके पापा चले गए हैं। जब मैंने खुशी बिटिया से कहा तुम्हारे पापा चले गए, तो उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, पापा बहुत बिजी रहते हैं, डॉक्टर आंटी का फ़ोन आ गया होगा, इसलिए वो चले गए।
दीदी, इतना कहकर वो चुप हो गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसुओं के साथ दर्द का सैलाब भी था। माया ने गंभीर लहजे में कहा। माया की बात सुनकर समीधा स्तब्ध रह गई। कोई व्यक्ति बेशर्म, स्वार्थी और वासना का पुजारी हो सकता है, पर वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि उसे अपने सुख के आगे अपनी बच्ची का दर्द भी ना दिखाई दे। माया, खुशी इस समय कहाँ है? समीधा ने पूछा। अपने कमरे में बैठी अपनी मम्मी की तस्वीरें देख रही है, माया ने दुखी होकर बताया। ठीक है, मैं खुशी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर समीधा खुशी के पास जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल गई। खुशी, आप रो रहे हो बेटा? समीधा ने खुशी के कमरे में पहुंचकर उससे पूछा। खुशी ने चौंक कर समीधा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछते हुए घबराकर कहा, नहीं मैडम, मैं अपनी मम्मा की तस्वीर देख रही थी। समीधा खुशी के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोली, खुशी, एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास थी तब भी तुम उनके सामने रोती थी? नहीं मैडम, मेरी मम्मा मुझे कभी रोने नहीं देती थी। वो मुझसे कहती थी कि मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। खुशी ने उदासी भरे स्वर में जवाब दिया। फिर तुम आज क्यों रो रही हो? तुम्हें रोता देखकर तुम्हारी मम्मा उदास हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? समीधा ने धीरे से पूछा। मैडम, मम्मा अब मुझे कहाँ देख सकती है? वो तो भगवान के पास चली गई है। खुशी उदास होकर मासूमियत से पूछा। तुम्हारी मम्मा अब स्टार बनकर वहां से तुम्हें देख रही है। आसमान पर जो स्टार तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक तुम्हारी मम्मा है, समीधा ने समझाते हुए कहा। सच मैडम? खुशी ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल सच, समीधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम, इतने स्टार आसमान पर है, इनमें से मेरी मम्मा कौन सी है, मुझे कैसे पता चलेगा? खुशी ने मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव दिखाई दे रहे थे। इतने सितारों में से तुम अपनी मम्मा को बहुत आसानी से पहचान सकती हो, समीधा ने हंसते हुए कहा। कैसे मैडम? मुझे तो सभी एक जैसे लगते हैं, खुशी ने आश्चर्य से पूछा। ये तो बहुत आसान है, तुम सितारों को देखो, जो सितारा तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही तुम्हारी मम्मा है, समीधा ने खुशी को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मैं आज रात को आसमान के सितारों में से अपनी मम्मा को ढूंढूंगी, खुशी ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। तो फिर चलो, पहले अपने आंसू पोंछो, फिर खाना खाओ, तभी तुम रात में अपनी मम्मी को खोज पाओगी। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें तुम्हारी मम्मा दिखाई नहीं देगी, समीधा ने रहस्यमय स्वर में कहा। अच्छा, क्या ऐसा होता है? खुशी ने घबराकर जल्दी से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तुम्हारी समीधा मैडम सच कह रही है। तभी दरवाजे के पास से आवाज सुनाई दी। समीधा और खुशी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां स्कूल के वाइस चेयरमैन खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर समीधा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, नीलेश सर, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? समीधा नीलेश को अपने सामने देखकर घबरा गई। वो जल्दी नीलेश के सामने पड़ती नहीं थी, क्योंकि समीधा ने नीलेश की आंखों में अपने लिए प्यार को पढ़ लिया था। पर समीधा नीलेश के सामने अनजान बनने का नाटक करती थी। आज फिर नीलेश को अपने इतने करीब देखकर वो घबराकर अपनी नजरें चुराने लगी। समीधा ये नहीं चाहती थी कि नीलेश ये जान सके कि मैं जान गई हूँ कि वो मुझे पसंद करने लगा है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि समीधा मैडम से बच्चे इतना प्यार क्यों करते हैं। वैसे आप मुझे देखकर घबरा क्यों रही है? नीलेश ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ की वार्डन हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों की समस्याओं के साथ ही साथ उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करूँ। समीधा नीलेश की बात का इशारा समझ गई थी, पर उसने धीरे से अनजान बनकर जवाब दिया। अगर हर अध्यापक आपकी तरह बच्चों के विषय में ऐसा ही सोचने लगे तो बच्चे अपने मनोभावों को अपने अध्यापकों के सामने खुलकर व्यक्त करेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। ये गलत मार्ग पर जाने से भी बच जाएंगे। नीलेश जी ने समीधा की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा। सर, अध्यापकों का तो कर्तव्य ही होता है कि वो अपने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करे, समीधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर अध्यापक ऐसा नहीं करता, यहाँ भी ऐसे अध्यापक है, ये आप भी जानती है। ये कहते हुए नीलेश के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सर,
आपको शायद मुझसे कुछ कहना था। समीधा ने बात बदलते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो जिस काम के लिए आपके पास आया था वो कहना ही भूल गया। कल सुबह एक मीटिंग रखी गई है जिसमें आपका रहना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे पता चला कि आप एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपनी माताजी से मिलने गई है तो मैं परेशान हो गया कि आपको कैसे बुलाया जाए। जब मैंने माया से इस विषय पर बात की तो उसने बताया कि आप आ चुकी है और एक उदास बच्ची से मिलने उसके कमरे में गई है, तो मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाना ठीक नहीं समझा। मैं उस प्यारी बच्ची और आपसे मिलने यहीं आ गया। नीलेश जी ने समीधा को गहरी नज़रों से देखते हुए हंसकर कहा। सर, मीटिंग में मेरा रहना क्यों ज़रूरी है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? समीधा ने नीलेश की ओर देखकर पूछा। आप पूछ सकती है, पर मैं बता नहीं सकता। ये तो मीटिंग में ही पता चलेगा। आपका वहाँ रहना क्यों ज़रूरी है ये तो चेयरमैन साहब कल ही आपको बताएंगे। नीलेश जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया और वहाँ से चले गए। समीधा नीलेश को जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव दिखाई दे रहे थे। मैडम, आप रात में मेरे साथ रहेंगी जब मैं अपनी मम्मा को आसमान में ढूंढूंगी। खुशी की मासूम आवाज़ सुनकर समीधा चौंक कर अपनी सोच से बाहर निकल गई। हाँ, मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी, तब हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मा को आकाश में ढूंढेंगे। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल से तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी, समीधा ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। समीधा अपने ऑफिस में बैठी अभी भी नीलेश के चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान के बारे में सोच रही थी। कल की मीटिंग में क्या बात होगी जो उसका वहाँ रहना जरूरी है, ये सोच सोचकर समीधा परेशान थी। समीधा रात भर बेचैन रही। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि नीलेश जी ने उसे मीटिंग में रहने के लिए विशेष रूप से क्यों कहा है। यही सोच विचार करते हुए समीधा कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख देर से खुली। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी क्योंकि घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही। मुझे मीटिंग में भी पहुंचना। चेयरमैन साहब समय के बहुत पाबंद है। अगर वो आज देर से मीटिंग में पहुंची तो उसकी बनी बनाई प्रतिष्ठा धूमिल पड़ जाएगी। समीधा मन ही मन ये सोचने लगी। यही सोचते हुए वो जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद समीधा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। इस समय 8 बजे थे। उसके पास नाश्ता करने का समय नहीं था। उसने सोचा मीटिंग के बाद कैंटीन में जाकर कुछ खा लेगी। वैसे आमतौर पर समीधा अपना नाश्ता खुद बनाती थी। उसके रूम में एक छोटा सा किचन भी था। लंच और डिनर वो हॉस्टल कैंटीन में बच्चों के साथ ही करती थी। अभी मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा था, इसलिए समीधा अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से माया की आवाज़ सुनाई दी। दीदी, आपको बड़े साहब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। समीधा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ माया खड़ी हुई थी। माया, क्या चेयरमैन साहब आ गए हैं? समीधा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ दीदी, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, माया ने बताया। मीटिंग तो 8:30 बजे थी। चेयरमैन साहब आज इतनी जल्दी आ गए क्या? और सभी मेंबर्स भी वहाँ हैं? समीधा ने घबराकर पूछा। नहीं दीदी, अभी कोई नहीं आया है। आप परेशान ना हो। सिर्फ बड़े साहब और छोटे साहब ही ऑफिस में है। उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। माया की बात सुनकर समीधा ने चैन की सांस ली और चेयरमैन साहब के ऑफिस की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बहुत सम्मानित स्वर में पूछा, आई एम कम इन सर। कम इन, अंदर से एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। समीधा ऑफिस के अंदर दाखिल हुई और उसने चेयरमैन साहब और नीलेश का अभिवादन किया। बैठिए मिस समीधा, चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, कहते हुए समीधा कुर्सी पर बैठ गई। आपने मुझे बुलाया सर? समीधा ने धीरे से पूछा। हाँ मिस समीधा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगी, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। चेयरमैन साहब की बात सुनकर समीधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मन ही मन घबरा गई, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है जिसके कारण चेयरमैन साहब ने यहाँ वार्निंग देने के लिए बुलाया है। तभी कल नीलेश सर कह रहे थे कि उसका मीटिंग में रहना जरूरी है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर समीधा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए पूछा, सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या किसी ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
मुझे नौकरी से ना निकालिएगा, मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहते कहते समीधा की आवाज़ भर आ गई और उसकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। समीधा को रोते हुए देखकर चेयरमैन साहब ने जल्दी से कहा, अरे समीधा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे कंधों पर और ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहा हूँ, इसलिए मीटिंग रखी गई है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर समीधा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। इस तरह क्यों देख रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर यह सच है। आज की मीटिंग में तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। मिस समीधा, अब तुम स्कूल की वार्डन नहीं, वाइस प्रिंसिपल होगी। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे वार्डन ही रहने दीजिए सर। समीधा ने घबराकर डरते हुए कहा, तुम क्या कर सकती हो ये तुम खुद नहीं जानती, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दी जा रही है और तुम ये जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकती, ये मुझे विश्वास है। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से कहा, ठीक है सर, मैं आपके कहने पर यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पहले पद को भी नहीं छोड़ूंगी। उस पद पर आप किसी और को नियुक्त कर दीजिए, पर मैं उस पद पर अवैतनिक रूप से कार्य करती रहूंगी। मेरी ये इच्छा को आप नहीं ठुकराएंगे, मैं ये आशा करती हूँ। समीधा ने गंभीर मुद्रा में कहा, ठीक है, तुम वार्डन के पद पर कार्यरत रहोगी। तुम्हारे सहायक के रूप में किसी दूसरे को नियुक्त किया जाएगा, उस पद का वेतन उसे दिया जाएगा। अब तुम खुश हो? चेयरमैन साहब ने हंसते हुए पूछा। यस सर, समीधा ने खुश होकर कहा। चेयरमैन साहब कुछ और कहते, उससे पहले उनका फ़ोन बज उठा। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, क्या? कब हुआ? अचानक कैसे? ठीक है, मैं नीलेश के साथ वहाँ आ रहा हूँ, तुम हौसला रखो, चेयरमैन साहब ने दुखी स्वर में कहा और फ़ोन काट दिया। उनके चेहरे पर दुख और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पापा? किसका फ़ोन था? नीलेश ने घबराकर पूछा। इंदु का, तुम्हारी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर लंबी सांस लेकर कहा। क्या? वो तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? नीलेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इंदु की किस्मत ही ऐसी है, पहली बार जब उसकी बारात आई तो तुम्हारे चाचा की मौत हो गई। लड़के वालों ने इंदु को मनूस कहकर ठुकरा दिया। अब दूसरी बार जब 10 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी तो तुम्हारी चाची की मौत हो गई। अब 1 साल शादी नहीं हो सकती, उसके बाद का पता नहीं, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा। नीलेश, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, हमें तुरंत इंदौर के लिए निकलना है। इंदु वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। पापा, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या शेखर इंदु से शादी करेगा? नीलेश ने कहा। देखो क्या होता है, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, हम सब उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा और वो नीलेश के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। शेखर, इंदौर और डॉक्टर इंदु, ये नाम समीधा के कानों में गूंजने लगे। तो क्या शेखर नीलेश की बहन से शादी करने वाला है? नहीं नहीं, इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकी। चेयरमैन साहब और नीलेश के जाने के बाद भी समीधा बुत बनी कुर्सी पर बैठी रही। उसे ये भी होश नहीं रहा कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस से बाहर जा चुके हैं। समीधा के कानों में अभी भी शेखर डॉक्टर इंदु की गूंज सुनाई दे रही थी। वो पता नहीं कितनी देर वहीं ऑफिस में बैठी रही, उसे कोई होश नहीं था। माया की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। दीदी, आप अभी भी यहीं बैठी हुई है, यहाँ से चलिए, आज स्कूल का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बड़े साहब ने 1 दिन का शोक घोषित कर दिया है। उसके भाई की पत्नी की मौत हो गई है, वो लोग इंदौर के लिए निकल गए हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी सूचना मिल गई है, इसलिए आप दुखी हो रही है, पर ईश्वर के आगे किसी की चलती है। जो होना था वो तो हो गया, अब आप भी यहाँ से चलिए, माया ने उदासी भरे स्वर में कहा। समीधा ने कुछ नहीं कहा, उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। माया आश्चर्यचकित होकर समीधा को जाते हुए देखती रही। उसे समीधा का व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। फिर मन ही मन सोचने लगी, हो सकता है समीधा दीदी को अपनी माँ की याद आ गई हो। अभी कुछ दिन पहले उसकी माँ की भी तो ऐसे ही अचानक मौत हो गई थी। ये विचार आते ही माया ने लंबी सांस ली और वो भी ऑफिस से बाहर निकल आई। उधर समीधा
अभी अपने कमरे तक पहुंची नहीं थी, तभी खुशी की रूम पार्टनर दौड़ती हुई उसके पास आई और समीधा से कहने लगी, मैडम मैडम, खुशी बहुत रो रही है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ उसे, वो क्यों रो रही है? समीधा ने घबराकर पूछा। मैडम, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है। शायद उसके पापा प्रिंसिपल सर से मिलने आए थे। यहाँ आकर भी वो बिना खुशी से मिले ही चले गए थे। जब से माया दीदी ने खुशी को ये बताया था, वो तभी से उदास रहती थी, पर आज वो रो रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, खुशी की रूम पार्टनर ने उदास लहजे में जवाब दिया। चलो मैं देखती हूँ खुशी क्यों रो रही है, समीधा ने कहा और खुशी की रूम की तरफ चल पड़ी। जब समीधा खुशी के कमरे में पहुंची तो खुशी अपनी मम्मी की तस्वीर से बातें करते हुए रो रही थी। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप तो स्टार बन गई है। मेरी मैम ने मुझे बताया है। मैं आपको रोज देखती हूँ। क्या आप भी अपनी खुशी को देखती है? मम्मा, क्या आपको पता है पापा मेरे हॉस्टल आए थे पर मुझसे बिना मिले ही चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। वो भी इंदू आंटी से शादी करने वाले हैं। इंदू आंटी अब मेरी नई मम्मा बन जाएगी, पर मैं उनको मम्मा नहीं कहूँगी। मम्मा, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपकी सभी साड़ियाँ और गहने पापा इंदू आंटी को दे देंगे। पापा इंदू आंटी से कह रहे थे। मम्मा, मैं आपकी साड़ियाँ उन्हें नहीं दूंगी, पर वो तो आपकी है। मैंने पापा से कहा तो पापा ने मुझे डांटते हुए कहा, यह अब इंदू का है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे लिए दूसरी साड़ियाँ आएगी, पर मम्मा वो साड़ी आपकी तो नहीं होगी ना। आप लौट आओ, आप लौट आओ। इतना कहकर खुशी फूट फूट कर रोने लगी। खुशी को रोता देखकर समीधा का दिल दर्द से तड़प उठा। उसे शेखर से और भी नफरत होने लगी। समीधा दौड़कर खुशी के पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। खुशी समीधा को देखकर उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। समीधा ने उसे रोने दिया जिससे उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद खुशी चुप हुई। समीधा ने उसके आंसू पोंछे और झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम रोओगी तो तुम्हारी मम्मा दुखी होगी और वो भी रोने लगेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। समीधा ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं मैडम, आप मुझसे नाराज ना होइए। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। आप मुझे मेरी मम्मा जैसी लगती है। खुशी ने समीधा को मनाते हुए कहा। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा जैसी क्यों लगती हूँ? समीधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी आंखें और आपके लंबे सुनहरे बाल बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ही है। मेरी मम्मा के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हें अपने हाथों से छूती थी और मम्मा के बालों में कंघी भी करती थी। जब मम्मा बीमार थी, आप मेरी मम्मा की तरह साड़ी पहनती है, इसलिए मेरी मम्मा जैसी लगती है। खुशी ने समीधा की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी मम्मा के बाल सुनहरे थे जैसे तुम्हारे हैं? समीधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर मेरे बाल उतने लंबे नहीं हैं, खुशी ने उदास होकर कहा। अभी तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हारे बाल भी छोटे हैं। जब तुम अपनी मम्मा जितनी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बाल भी बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह लंबे हो जाएंगे, समझी बुद्धू? समीधा ने हंसते हुए कहा। खुशी भी समीधा की बातें सुनकर हंसने लगी। समीधा खुशी से बातें कर जरूर रही थी, पर उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी अभी भी चल रही थी। उसने कुछ सोचकर खुशी से पूछा, खुशी, जिस औरत से तुम्हारे पापा शादी करने वाले हैं, क्या वो तुम्हें डांटती थी? नहीं, पापा कभी मुझे उनके पास जाने ही नहीं देते थे। एक बार वो मेरे कमरे में मुझसे मिलने आई थी, तभी वहाँ पापा आ गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर चले गए और उनके जाने के बाद मेरे पास आकर बोले, तुम कभी इंदू के पास नहीं जाना, उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते। अगर तुम उसके पास गई तो वो तुम्हें मारेगी। फिर तुम मुझसे शिकायत नहीं करना, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही इंदू के बारे में सब बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे कारण इंदू ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। खुशी ने उदास स्वर में मायूसी से कहा। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें हॉस्टल तुम्हारी नई मम्मा के कारण भेजा है? समीधा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। पता नहीं, पर मैं तो डॉक्टर आंटी के पास जाती ही नहीं थी, खुशी ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा चलो, इन बातों को छोड़ो और कुछ बातें करें।
तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? समीधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे गाना सुनना और गाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती थी, खुशी ने खुश होकर कहा। तभी समीधा का फ़ोन बज उठा। उसने देखा फ़ोन रमा का था। समीधा ने फ़ोन उठाया। रमा से कहा कि वो कुछ देर बाद उससे बात करेगी। फिर खुशी की तरफ मुखातिब होकर बोली कि वो थोड़ी देर में उसके पास आएगी। ये कहकर समीधा कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर समीधा ने रमा को फ़ोन किया। हेलो रमा, तू कैसी है? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? समीधा ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने तो तुम्हें याद भी कर लिया, तुम तो हमें कभी याद भी नहीं करती। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रमा ने भी प्यार भरे गुस्से से शिकायत की। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने फ़ोन नहीं किया, पर तुम्हें तो पता है मैं यहाँ स्कूल में वार्डन हूँ। दिन रात 24 घंटे की नौकरी है, समय नहीं मिलता। जब मिलता भी है तो उस समय रात रहती है, तो संकोच में फ़ोन नहीं करती। तुम उस समय जीजा जी के साथ होगी, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकती हो, ज़्यादा देर ना सही, थोड़ी देर तो बात कर ही सकती हो। पर अब तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? माँ ने तो मरकर मेरा साथ छोड़ दिया, तू जीते जी ही छोड़ दे रही है। समीधा ने भारी आवाज़ में कहा। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तू जीती मैं हारी। अब हर दिन मैं तुम्हें फ़ोन किया करूँगी, तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तू मेरा फ़ोन उठाना छोड़ देगी। रमा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। ये अच्छी दादागिरी है, करोगी तो बोर कर दोगी, वरना करोगी ही नहीं। समीधा ने चिढ़कर कहा। हम तो ऐसे ही है मैडम, अगर मुझसे दोस्ती की है तो मुझे झेलना पड़ेगा। रमा ने चिढ़ाते हुए कहा। भूतों से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, ये मुझे पता है। समीधा ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं भूत नहीं चुड़ैल हूँ, जिसको पकड़ती हूँ तो वो मेरे जंगल से छूट नहीं सकता, ये तुम्हें पता है। रमा ने भी समीधा को चिढ़ाते हुए कहा। मुझे पता है मेरी माँ, मैं जानती हूँ तुमसे बहसबाजी में कोई जीत नहीं सकता। तुम मेरे जीजा जी का क्या हल करती होगी? समीधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी तो मेरे पति देव मेरी हर बात बिना बहस किए मान लेते हैं, यह तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रमा ने नहले पर दहला लगाया। झांसी की रानी से कौन पंगा लेगा, किसको अपनी शामत बुलानी है? समीधा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। समीधा की बात सुनकर रमा ने गंभीर स्वर में कहा। बालिके, तुम तो बहुत समझदार निकली, बड़ी जल्दी मेरी बात समझ गई। माते सुना है कि संगति का असर जल्दी पड़ता है। समीधा ने भी गंभीर लहजे में कहा। फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा ये सब छोड़, मैंने तुम्हें जो बताने के लिए फ़ोन किया है पहले वो सुन। रमा ने धीरे से कहा। ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तू इतनी उतावली हो रही है? कहीं जीजा जी का किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं शुरू हो गया है? समीधा ने मजाकिया लहजे में पूछा। तेरे जीजा जी तो ठहरे पत्नी भगत, मैं तेरे शेखर के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे तू मासूम बच्चा समझती थी। रमा ने चिढ़कर कहा। शेखर का नाम सुनते ही समीधा खामोश हो गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो, वो दर्द से तड़प उठी। शेखर के बारे में? शेखर ने ऐसा क्या किया है? समीधा ने डरते हुए धीरे से पूछा। तेरा शेखर तो बड़ा शातिर निकला, वो जो है वो दिखाई नहीं देता। उसने अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगा रखा है। तुम्हें पता है उसने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया था। जिस लड़की से उसने शादी की थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शेखर ने उससे शादी की, पर दूसरी औरत से भी उसके नाजायज संबंध थे। जब इस बात का पता उसकी पत्नी को चला तो उसने उसे तलाक देने की धमकी दी। तब शेखर ने मगरमच्छी आंसू बहाकर उसे मना लिया और बाद में उसे स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या कर दी। रमा ने शेखर के बारे में धमाका किया। रमा की बात सुनकर समीधा सिर से लेकर पांव तक कांप गई। उसने हकलाते हुए आश्चर्य से कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसने बताया? मोनिका ने। तुम्हें मोनिका तो याद है ना? रमा ने गुस्से में कहा। तुम मोनिका की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? वो तो एक नंबर की झूठी थी। समीधा ने कहा। हाँ, मोनिका झूठी थी, पर शेखर मोनिका के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। उसने मोनिका से कहा था कि मेरी पत्नी बीमार है, जब वो मर जाएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। रमा ने एक और धमाका किया। तो क्या शेखर की पत्नी मर गई?
समीधा ने अनजान बनते हुए पूछा। हाँ, उसकी पत्नी की 2 महीने पहले मौत हो गई है, रमा ने बताया। तो क्या शेखर ने मोनिका से शादी की? समीधा ने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं, शेखर अब मोनिका से नहीं, किसी डॉक्टर से शादी करने वाला है। वो डॉक्टर भी बहुत अमीर खानदान से है, रमा ने बताया। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? समीधा ने पूछा। मोनिका ने मुझे बताया, कल वो मेरे घर आई थी। वो शेखर के खिलाफ केस करने वाली है। वो मुझसे मदद मांगने आई थी, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। तुमसे कैसी मदद? समीधा ने आश्चर्य से पूछा। वो कोर्ट में मेरी गवाही चाहती है और मैं उस डॉक्टर को शेखर की असलियत बताऊं, जिससे वो शेखर से शादी ना करे, रमा ने बताया। गवाही? कैसी गवाही? समीधा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मैं कोर्ट में ये बयान दूं कि शेखर प्लेबॉय था। वो कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है, रमा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। क्या तुम कोर्ट में गवाही देने जाओगी? वहाँ मेरा नाम भी लोगी? समीधा ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। हाँ, मैं कोर्ट में जाऊंगी, शेखर के खिलाफ गवाही भी दूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी, तो घबरा नहीं। लेकिन अब जब मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं उस शेखर को सजा दिलवा कर रहूंगी जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, रमा ने कठोर शब्दों में कहा। क्या तुम उस डॉक्टर से मिलने जाओगी? समीधा ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं आज शाम को ही उससे मिलने जा रही हूँ। शेखर उस डॉक्टर का जीवन बर्बाद करे उससे पहले मैं शेखर की सच्चाई उसे बता दूंगी, रमा ने कहा। अगर उस डॉक्टर ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारा ही अपमान कर दिया तो, समीधा ने गंभीर लहजे में शंका जताई। मैं इंसानियत के नाते उसे एक बार समझाने का प्रयास करूंगी। उसकी समझ में बात आती है तो ठीक, वरना भाड़ में जाए मेरी बला से। अगर उसके जीवन में बर्बादी ही लिखी होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रमा ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मैंने तुम्हें सच का आईना दिखाने के लिए फ़ोन किया था। अब शेखर को तू अपने दिल की कैद से आज़ाद कर दे और आगे बढ़, किसी और का हाथ थाम कर। इसी में तेरी भलाई है। आगे तू खुद इतनी समझदार है कि अपना भला बुरा समझ सकती हो। अगर नहीं समझना है तो तेरी मर्जी, अकेली चलती रह मेरी बला से, रमा ने गुस्से से झलाकर कहा। हर वक्त तेरी नाक पर गुस्सा रहता है, तू तो हवा से भी लड़ती हुई चलती है, समीधा ने हंसते हुए कहा। समीधा की बच्ची, तुझे अभी बताती हूँ, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी, रमा ने गुस्से में कहा। फोन में घुसकर समीधा ने हंसते हुए पूछा। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ा ले, तू मेरे सामने आ फिर बताऊंगी, रमा ने मायूसी से कहा। तेरे सामने हेलमेट पहनकर आऊंगी, समीधा ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। समीधा को हंसता सुनकर रमा भी हंसने लगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। शेखर की होने वाली पत्नी डॉक्टर इंदु से मिलने के बाद तुम्हें फ़ोन करूंगी समीधा, बाय बाय, इतना कहकर रमा ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद समीधा शेखर, मोनिका और डॉक्टर इंदु के बारे में ही सोचती रही। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, क्या शेखर जिस डॉक्टर से शादी करने वाला है वो नीलेश की चचेरी बहन इंदु ही है या वो कोई दूसरी लड़की है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अगर वो लड़की नीलेश की बहन है तो मुझे नीलेश सर को शेखर की सच्चाई बतानी होगी, वरना एक मासूम निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। शेखर जैसे वासना के पुजारी कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि डॉक्टर इंदु ने शेखर को शादी से पहले अपने शरीर को छूने की इजाज़त नहीं दी होगी, इसलिए वो उससे शादी कर रहा है। दूसरा, डॉक्टर इंदु अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए भी शेखर उससे शादी करने को लालायित हो रहा है, वरना वो डॉक्टर इंदु से कभी शादी ना करता। मेरे घर वालों के पास और मोनिका के घर वालों के पास पैसा नहीं था तो उसने हम दोनों से शादी नहीं की। मैं शेखर के बहकावे में नहीं आई, इसलिए वो मेरे शरीर से खेल नहीं सका, जबकि मोनिका का पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया। मोनिका ने शादी से पहले ही अपने शरीर को शेखर के सुपुर्द कर दिया था। अब जब शेखर की पत्नी मर गई और मोनिका से उसका मन भर गया तो वो एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसके शरीर और दौलत पर अपना अधिकार करना चाहता है। रमा ठीक कह रही है। मैं अब तक शेखर को मजबूर और शरीफ समझती थी, पर वो दोहरा चेहरा लिए फिर रहा था। अब जब मेरे सामने शेखर के चेहरे से मुखौटा उतर गया है तो मुझे दोबारा उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर उसने मजबूरी में शादी की होती
तो वो अपनी पत्नी की मौत के बाद मुझसे शादी करता। किसी डॉक्टर इंदू से शादी करने की ना सोचता। वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ खुद से, दौलत से और औरत के शरीर से प्यार करता है। ऐसे दरिंदे को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो किसी दूसरी मासूम समीधा, मोनिका और इंदू का जीवन बर्बाद करता रहेगा। मुझे उसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी। इसलिए मुझे नीलेश सर, चेयरमैन साहब की नज़रों में गिरना भी पड़ा तो भी मुझे ये अपमान बर्दाश्त है। लेकिन अब किसी मासूम लड़की का जीवन मैं शेखर को बर्बाद नहीं करने दूंगी। समीधा मन ही मन यह निश्चय कर चुकी थी। उसे सिर्फ चेयरमैन साहब और नीलेश के लौटने का इंतजार था। उसके आते ही वो शेखर की सच्चाई उन्हें बता देगी। तभी समीधा के मन से एक आवाज़ आई, क्या नीलेश और चेयरमैन साहब तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? हो सकता है कि इंदू तुम्हें ही गलत समझ बैठे। मन की बात सुनकर समीधा के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मन ही मन कहा, मैं नीलेश सर को सच बताकर अपना फर्ज पूरा करूंगी। आगे इंदू और उसके घर वालों की मर्जी, जैसा चाहे करे मेरी बला से। समीधा ने मन ही मन सोचते हुए निर्णय लिया। समीधा अपने पढ़ने की मेज के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने अमृता प्रीतम की एक किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगी। अमृता प्रीतम की एक रचना की कुछ पंक्तियों का भाव, जहाँ मन के जज्बात दबाए ना जाए, बगावत का स्वर सुनाई दे, वो घर मेरा होगा। पढ़कर समीधा ने लंबी सांस ली। वो आगे पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर समीधा का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसने झल्लाकर किताब बंद की और कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर वो बरामदे में इधर उधर टहलती रही, फिर बाहर हॉस्टल के गार्डन की ओर चल पड़ी। ये बोर्डिंग स्कूल पहाड़ी इलाके में था। यहाँ का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों के आकर्षण का केंद्र था। आज का मौसम भी बहुत सुहाना था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। बगीचों में भी तरह तरह के फूल खिले हुए थे। हर सिंगार के पेड़ के नीचे फूलों की सफ़ेद चादर सी बिछी हुई थी। हर सिंगार के फूलों की महक बगीचे के वातावरण को सुगंधित कर रहा था। बाहर प्रकृति का सौंदर्य देखकर समीधा के मन का तूफान थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे का तनाव गायब हो गया। मैडम, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? तभी खुशी की मासूम आवाज़ सुनकर समीधा चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ खुशी खड़ी हुई थी। खुशी को देखते ही समीधा को शेखर का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो गई, पर समीधा ने स्वयं को तुरंत संभाल लिया और मुस्कुराते हुए खुशी से पूछा, आप यहाँ क्या करने आई है खुशी जी? मैडम, आपने कहा था कि आप मेरे पास आएंगी। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। जब आप आई नहीं तो मैं आपसे मिलने आपके कमरे में आ गई। वहाँ मुझे रामू काका ने बताया कि उन्होंने आपको गार्डन की ओर जाते देखा है, तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। खुशी ने मासूमियत से जवाब दिया, अच्छा, तो आप मेरी जासूसी कर रही थी? समीधा ने खुशी को गुदगुदाते हुए कहा। गुदगुदी लगने से खुशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी मासूम हंसी से पूरा वातावरण ही गुंजायमान हो उठा। समीधा बहुत देर तक खुशी से बातें करती रही। खुशी की बातें सुनकर समीधा को इतना पता चल गया कि शेखर अपनी बेटी से प्यार नहीं करता और डॉक्टर इंदू को वो खुशी के पास आने नहीं देता था। खुशी ने यह भी बताया कि एक बार डॉक्टर इंदू ने शेखर से कहा भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा, जबकि मैं जो दवाइयाँ दे रही हूँ उससे उनकी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। खुशी की बात सुनकर समीधा को रमा की बात याद आ गई कि शेखर अपनी पत्नी को स्लो पॉइजन दे रहा था जिससे वो मर जाए। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर इंदू की दवा इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि शेखर अपनी पत्नी को धीमा जहर दे रहा था। खुशी की बात सुनकर समीधा का निर्णय और भी दृढ़ हो गया। उसने सोच लिया कि वो शेखर की सच्चाई नीलेश को जरूर बताएगी। समीधा काफी समय खुशी के साथ बगीचे में बैठी बातें करती रही। तभी वहां माया आ गई। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, दीदी, आज आपको क्या हो गया है? आप तो हर काम समय पर करती हैं। आज दोपहर का 2:30 बज रहा है और आप खाने के लिए मेस में नहीं आई तो मैं समझ गई कि आप आज परेशान हैं और आप यहाँ बगीचे में ही बैठी होगी। और देखिए, मेरा अनुमान सही निकला। अब चलिए खाना खाइए। ये दुनिया है, यहाँ मरना जीना लगा ही रहता है, पर किसी के मरने से जिंदगी नहीं रुकती। आप कब तक दुखी रहोगी? यहाँ सभी ने ये समाचार सुना पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आप हैं
जो अभी तक शोक में डूबी हुई है। माया की बात सुनकर समीधा धीरे से मुस्कुरा दी। वो माया को क्या बताती कि वो क्यों दुखी और परेशान है। अच्छा मेरी दादी अम्मा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, चलो खाना खाते हैं, समीधा ने बात को बदलकर मुस्कुराते हुए कहा। माया भी समीधा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर तीनों मेज की ओर चल पड़े। खाना खाने के बाद समीधा ने खुशी को उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में आ गई। उसके सिर में दर्द हो रहा था। ये बात उसने माया को नहीं बताया था। कमरे में आकर समीधा ने एक सिर दर्द की दवाई खाई और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर समीधा इधर उधर करवट बदलती रही, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गई। समीधा दूसरे दिन जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि नीलेश सर स्कूल आए हुए हैं। वो मन ही मन सोच रही थी कि नीलेश सर से कैसे शेखर के विषय में बात करे। अभी वो इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी माया ने आकर कहा कि उसे नीलेश सर बुला रहे हैं। समीधा ने सोच लिया कि मौका मिलते ही वो नीलेश सर से शेखर के विषय में बात करेगी। आई एम कमिंग सर, समीधा ने नीलेश के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर कहा। कमिंग समीधा जी, अंदर से नीलेश की आवाज़ सुनाई दी। समीधा कमरे में दाखिल हुई। नीलेश के कहने पर वो सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मिस समीधा, कल मीटिंग नहीं हो सकी थी, पर पापा ने आपको वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया है। यह रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। नीलेश ने एक लिफाफा समीधा को पकड़ाते हुए कहा। समीधा ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वो चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। समीधा को गंभीर देखकर नीलेश ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है समीधा जी, लगता है कि आप खुश नहीं है, पर कल तो आप इस पद पर कार्य करने के लिए तैयार थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? सर, मैं बहुत खुश हूँ, पर इस पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले मैं आप और चेयरमैन साहब को कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद जो आपका फैसला होगा वही मेरा होगा, समीधा ने गंभीर लहजे में कहा। आप क्या बताना चाहती है? क्या उस बात का ताल्लुक आपसे है? नीलेश ने गहरी नज़रों से समीधा को देखते हुए पूछा। सर, उसका संबंध मेरे साथ साथ आपके होने वाले बहनोई शेखर से भी है, समीधा ने गंभीर मुद्रा में कहा। क्या? शेखर? शेखर के विषय में आप क्या बताना चाहती है और शेखर का आपसे क्या रिश्ता है? नीलेश ने गंभीर लहजे में पूछा। उसके स्वर में कड़वाहट थी। सर, ये बात यहाँ ऑफिस में नहीं की जा सकती। मैं सभी बातें चेयरमैन साहब के सामने कहना चाहती हूँ। अगर वहाँ आपकी बहन इंदु भी हो तो और भी अच्छा होगा, समीधा ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। नीलेश कुछ देर समीधा को घूरता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पापा और इंदु दोनों है। आपको जो भी कहना है उनके सामने कह सकती है। इतना कह नीलेश कुर्सी से उठकर खड़े हो गई। चलिए समीधा जी, इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल गए। समीधा भी नीलेश के पीछे चल पड़ी। नीलेश ने पोर्च में पहुंचकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। समीधा को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। समीधा के गाड़ी में बैठते ही कार स्कूल कैंपस से बाहर निकल गई। कुछ टीचर्स ने नीलेश के साथ समीधा को कार में बैठते हुए देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो एक दूसरे का मुंह देखते हुए आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी वहां माया आ गई। उसने वहां खड़े लोगों को बातें करते हुए सुन लिया। वो लोग नीलेश और समीधा के संबंधों को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। आप लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या, जो आप लोग नीलेश साहब और समीधा दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं? समीधा दीदी वार्डन है, कोई विशेष काम रहा होगा, इसलिए बड़े साहब से मिलने गई होगी। आप लोग तो अपना काम ठीक से करते नहीं, बस दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, माया ने गुस्से में कहा। माया की बात सुनकर सभी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो सभी जानते थे कि माया समीधा और नीलेश की बहुत खास है। कहीं उसने नीलेश को कुछ बता दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन लोगों ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहां से खिसक लिए। उधर नीलेश गाड़ी चलाते हुए मन ही मन यही सोच रहा था कि शेखर के बारे में समीधा ऐसा क्या जानती है जो पापा और इंदु को बताना चाहती है। उसने समीधा से कुछ पूछा नहीं, गाड़ी चलाता रहा। समीधा भी गुमसुम बैठी रही। उसके हृदय में तूफान उठा हुआ था, पर उस तूफान को वो अपने मन में ही दबाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकने से समीधा की तंद्रा भंग हुई। उसने चौंक कर देखा तो गाड़ी एक शानदार महल के
कंपाउंड में खड़ी हुई थी। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर भागकर आया और उसने कार का दरवाज़ा खोला। नीलेश कार से बाहर निकल आई। जब तक नौकर समीधा की तरफ का दरवाज़ा खोलता, समीधा स्वयं कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। अपने मालिक के साथ एक सुंदर सी लड़की को देखकर बूढ़े नौकर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो समीधा को नीलेश की दोस्त समझने की भूल कर रहा था। नीलेश समीधा को लेकर घर के अंदर गया। अंदर बड़े से हॉल में पहुंचते ही समीधा की आंखें चौंधिया गई। हॉल की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। छत से बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर बेशकीमती तस्वीरें टंगी हुई थी। हॉल के बीचों बीच 4 बड़े सोफों का सेट लगा हुआ था। कीमती गमलों से हॉल को सजाया गया था। हॉल की भव्यता और सुंदरता देखकर समीधा अचंभित हो रही थी। तभी उसकी नज़र चेयरमैन साहब पर पड़ी, जो एक सोफे पर बैठे हुए थे। उन पर नज़र पड़ते ही समीधा ने उन्हें प्रणाम किया। तभी वहां नीलेश की माता जी भी आ गई। उन्होंने नीलेश के साथ समीधा को देखा तो उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट फैल गई। अरे समीधा, तुम नीलेश के साथ यहाँ, कोई खास बात है क्या? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर मुद्रा में पूछा। पापा, समीधा जी आप और इंदु से शेखर के विषय में कुछ कहना चाहती है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ, नीलेश ने गंभीर लहजे में कहा। शेखर के विषय में? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य से पूछा। यस सर, ये समय इन बातों का नहीं है, पर कहीं इंदु जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं ये सब बताने जा रही हूँ। जब कल आपने कहा था कि इंदु जी 10 दिन बाद शेखर से शादी करने वाली थी, अब शादी टल जाएगी, तो मैं शेखर का नाम सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि जिस शेखर को मैं जानती हूँ वो भी किसी डॉक्टर इंदु से ही शादी करने वाला था। पर फिर मैंने सोचा हो सकता है कि जिस शेखर से इंदु जी शादी करने वाली है वो कोई और शेखर हो, जिस शेखर को मैं जानती हूँ वो नहीं। लेकिन आप लोगों के जाने के बाद मेरी सहेली का फ़ोन आया, उसने जो बातें बताई तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि जिस शेखर को मैं जानती हूँ उसी से इंदु जी शादी करने जा रही है। समीधा ने गंभीर लहजे में कहा। आप जिस शेखर को जानती है, अगर मैं उस शेखर से शादी करने जा रही हूँ तो इसमें आपको क्या आपत्ति है समीधा जी? तभी इंदु ने कमरे में आते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इंदु जी, अगर आपने शेखर से शादी की तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, समीधा ने स्पष्ट स्वर में कहा। तुम शेखर के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद शेखर से शादी करना चाहती हो? इंदु ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। इंदु जी, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, समीधा ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ रही हूँ, तुम मुझे शेखर के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो, इंदु ने गुस्से में कहा। नहीं इंदु जी, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं शेखर को अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर घूम रहा है। अपने शरीफ चेहरे के पीछे उसने अपना घिनौना चेहरा छुपा रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा या आप देखना नहीं चाह रही है, समीधा ने थोड़ा गुस्से में कहा। मैं देखना चाहती भी नहीं, शेखर मुझसे प्यार करता है, मैं शेखर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए तुम शेखर के खिलाफ मेरे मन में जहर भरना बंद करो, इंदु ने चिढ़कर कहा। चेयरमैन साहब, उनकी पत्नी और नीलेश समीधा की बातें सुनकर स्तब्ध थे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आप शेखर को उतना ही जानती है जितना उसने खुद को जानने दिया है। शेखर की एक बेटी भी है जिसका नाम खुशी है, क्या आप उससे मिली है? समीधा ने इंदु से ही प्रश्न किया। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि शेखर की एक बेटी है, लेकिन खुशी मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। वो अपने पापा के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। अगर शेखर अपनी किसी महिला मित्र को घर लेकर जाता है तो खुशी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर उस औरत को चोट भी पहुंचा सकती है, इसलिए शेखर मुझे खुशी से दूर रखता है, इंदु ने आत्मविश्वास के साथ कहा। शेखर झूठ बोल रहा है, खुशी ऐसी नहीं है, मैं खुशी को अच्छी तरह जानती हूँ, समीधा ने दृढ़ता से कहा। तुम खुशी को कैसे जानती हो? इंदु ने समीधा को घूरते हुए पूछा। खुशी आपके ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, मैं हॉस्टल की वार्डन हूँ। नीलेश सर भी खुशी से मिल चुके हैं। क्या आपको पता है कि शेखर ने खुशी से आपके विषय में क्या कहा है? शेखर ने खुशी से कहा है कि आपको बच्चे पसंद नहीं है। अगर खुशी आपके आसपास रहेगी तो आप शेखर से शादी नहीं करेंगी।
आपके कारण शेखर ने खुशी को बोर्डिंग स्कूल में डाला है, समीधा ने गंभीर लहजे में बताया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शेखर से। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, जबकि शेखर ने मुझे बताया था कि खुशी अपनी मम्मा की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है, इसलिए मुझसे नफरत करती है। वैसे वो मेरी किसी भी महिला दोस्त को पसंद नहीं करती, इंदु ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुशी से मिलकर पूछ सकती है कि जो मैंने कहा वो सच है कि नहीं, समीधा ने गंभीर मुद्रा में कहा। समीधा, तुम्हें शेखर के बारे में इतनी जानकारी किसने दी? चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में पूछा। किसी ने नहीं दी, मैं शेखर को जानती हूँ। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मुझसे प्यार करने का दावा भी करता था, पर मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मैं उसके स्टेटस की नहीं थी, इसलिए वो मुझसे शादी तो नहीं कर सकता था, पर मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता। जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वो मुझे छोड़कर चला गया और एक अमीर खानदान की लड़की से शादी कर ली और मोनिका नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब इसका मन अपनी पत्नी से भर गया तो उसने उसे धीमा जहर देना शुरू कर दिया और इसी कारण आपकी दवाई का असर शेखर की पत्नी पर नहीं हो रहा था। ये बात शायद आपने शेखर से कही भी थी कि आपकी दवाई से उनकी पत्नी की सेहत में सुधार होना चाहिए, पर हो नहीं रहा। ऐसा क्यों है? आप समझ नहीं पा रही है। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा था। समीधा ने इंदु को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ओ माय गॉड, तो क्या शेखर अपनी पत्नी को जहर दे रहा था? इंदु ने आश्चर्य से पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। हाँ, इस बात का कोई परिणाम मेरे पास नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शेखर ने ऐसा किया होगा, वरना वो अपनी पत्नी की मौत के 2 महीने बाद ही आपसे शादी करने की ना सोचता। जब वो हॉस्टल आया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, जल्दी उसने अपनी माँ को खोया है, अब तुम भी उसे अपने से दूर कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अभी तुम्हारी पत्नी को मरे हुए 2 महीने हुए हैं, तो जानती है इंदु जी उसने मुझे क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी माँ को 2 महीने पहले खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया है। मेरी भी शारीरिक इच्छाएं हैं। मैं 5 साल से औरत से दूर रहा हूँ, इसलिए शादी करने जा रहा हूँ। तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो मोनिका के साथ रिलेशनशिप में है और शराफत का ढोंग कर रहा है, वरना मैं उसी समय उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उखाड़ फेंकती। आपको शायद ये बात पता नहीं है, मोनिका शेखर को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। मेरी सहेली रमा भी शेखर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी एक गवाह के रूप में कोर्ट जाऊंगी। इंदु जी, मैंने अपने अतीत का काला पन्ना आप लोगों के सामने इसलिए खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जीवन भी शेखर बर्बाद कर दे। वो आपकी दौलत हथियाने के लिए आपसे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी होने के बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा। मैं नहीं चाहती कि खुशी की माँ मोनिका और मेरी तरह शेखर आपका जीवन भी बर्बाद करे। चेयरमैन साहब और नीलेश सर का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनकी बेटी, उनकी बहन का जीवन शेखर के हाथों बर्बाद हो। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहे वैसा करे। चेयरमैन साहब, आप मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाना चाहते थे, क्या अब भी आप मुझे इस योग्य समझते हैं? समीधा ने दर्द भरी आवाज में कहा। समीधा की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। समीधा कुछ देर बैठी रही, फिर उठते हुए बोली, सर मैं चलती हूँ। अगर मेरे कारण आप लोगों का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहकर समीधा हॉल से बाहर जाने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? समीधा, अभी हमने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी है, चेयरमैन साहब ने कठोर शब्दों में कहा। समीधा के पाँव वहीं रुक गए। यहाँ आओ, चेयरमैन साहब ने गंभीर मुद्रा में कहा। समीधा चेयरमैन साहब के पास आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुमने शेखर की असलियत बताकर हमारी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, इसके लिए हम तुम्हारी आभारी है, चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, आपने मेरी बात को समझा, वरना मैं तो बहुत डरी हुई थी, कहीं आप मुझसे नाराज होकर मुझे नौकरी से ना निकाल दे। समीधा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या सर, मैंने जो भी शेखर के बारे में कहा है वो सच है, मेरा विश्वास कीजिए।
आप मुझे नौकरी से ना निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी, समीधा ने भराई हुई आवाज में कहा। चेयरमैन साहब ने समीधा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और इंदु की तरफ मुखातिब होकर बोली, इंदु, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ की 13वीं के बाद मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करने जा रहा हूँ। कैलाश तुमसे शादी करना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम शेखर से प्यार करती हो तो मैंने कैलाश के पिता को मना कर दिया। पर जब शेखर की असलियत हमारे सामने आ गई तो अब शेखर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। चेयरमैन साहब ने इंदु से कहा। फिर वो समीधा की ओर मुखातिब होकर बोले, तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें नौकरी से ना निकालूं? यस सर, समीधा ने दुखी मन से कहा। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, तुम कैसे करोगी? चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैं कुछ समझी नहीं, समीधा ने चौंक कर हकलाते हुए पूछा। अरे सीधी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब ने नीलेश की ओर देखकर हंसते हुए कहा। नीलेश ने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट फैली हुई थी। समीधा को जब चेयरमैन साहब की बात समझ आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। समीधा के आंसू देखकर नीलेश की माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। समीधा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे आज फिर माँ के आंचल की छाँव मिल गई थी। इस खुशी में उसकी आंखें गंगा जमुना बन खुशी का इजहार कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।